हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हमारी जो कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही थी, हमने उसके अभी तक जो पार्ट देखे थे, आज उसी सीरीज़ में हम कंप्यूटर का पार्ट 4 देखेंगे। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4 आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि IBM की फुल फॉर्म क्या है। तो IBM क्या है। IBM एक कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? ये एक USA की कंपनी है। एक IT कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। और जो IBM की फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसने कई सुपर कंप्यूटर्स भी बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप में LSI का क्या अर्थ होता है। तो जो कंप्यूटर चिप होती है उसमें LSI का अर्थ होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वृहद एकीकृत सर्किट। और जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें LSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। अगला है, अनुपम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया। तो सबसे पहले अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ये भारत में बनाया गया, भारत में विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर है। तो इसको किसने विकसित किया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि हम जिसे शॉर्ट में बार्क कहते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा ये बनाया गया था। और भाभा एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जनवरी 1967 को बार्क की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का विकास कितने चरणों में हुआ है। तो कंप्यूटर तकनीक को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया जा सकता है। तो कितने चरणों में हुआ है? 5 चरणों में हुआ। कौन कौन से ये चरण हैं, कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं, आइए देख लेते हैं। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक का प्रयोग किया गया। तो 5 जो पीढ़ियाँ हैं उसमें से जो पहली पीढ़ी है ये कब से कब तक थी? 1940 से 1952 तक। 1940 से 1952 तक के काल को पहली पीढ़ी कहा जाता है कंप्यूटर की। और इसमें निर्वात या वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद देख लेते हैं, ये अलग अलग पीढ़ियाँ टेक्नोलॉजी के हिसाब से आई। टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही, जो कंप्यूटर है इनका साइज़ छोटा होता रहा, इनकी कैपेसिटी बढ़ती रही, इनकी स्पीड फास्ट होती रही और इनकी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाए, इसलिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ होता रहा और इनका विकास होता रहा। तो जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनमें जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक यूज़ किया गया था वो क्या होता था? ट्रांजिस्टर होता था। 1952 से 1964 तक के काल को कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कहा जाता है। अगला है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक का प्रयोग किया गया था। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो यूज़ होता था वो IC चिप्स इसमें यहाँ पे यूज़ होने लगी थी। उसके बाद जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी है उसका काल क्या है? तो 1971 से अब तक का जो काल है उसे कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक का प्रयोग किया जाता है। तो जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है इनमें जो हमने अभी ऊपर LSI के बारे में बात की थी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी वृहद एकीकृत सर्किट, इनका यूज़ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है उसका काल क्या था। तो जैसा मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, 1940 से 1952 तक के काल को कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है। तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इनमें अभी भी अनुसंधान जारी है, अभी भी इनमें रिसर्च चल रही है। तो इनमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर। अगला क्वेश्चन है, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर छोटा है, बड़ा है, उसका साइज़ कैसा है, इसके आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें अगर हम प्रकार की बात करें तो जो पहला होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। तो अगर हम बात करें माइक्रो कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर जो क्या होते हैं, जो हम घरों में, ऑफिसों में जो आज हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वही हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति एक बार में काम कर सकता है। और इन्हें पर्सनल कंप्यूटर यानी PC के नाम से, व्यक्तिगत कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो यही क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मिनी कंप्यूटर की, कि मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं। तो जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से लगभग 5 से 50 गुना अधिक क्षमता वाले होते हैं। इनकी कैपेसिटी जो होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा होती है और एक साथ 20-30 टर्मिनल पर इन पर काम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की, कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं। अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो जो इनका डिज़ाइन होता है वो स्टील के फ्रेम में लगा कर किया जाता है। आकार में ये बड़े होते हैं। इसके साथ ही इनमें मल्टीटास्किंग की जा सकती है, यानी कि एक साथ अनेक व्यक्ति इनमें काम कर सकते हैं और कभी कभी 100 से भी ज़्यादा व्यक्ति इनमें अलग अलग टर्मिनल्स पे काम कर सकते हैं।
और जो इनकी मेमोरी होती है वो ऊपर हमने जो दोनों टाइप कंप्यूटर पढ़े, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, इन दोनों से ही ज़्यादा होती है। अगला है सुपर कंप्यूटर। तो चौथा टाइप है सुपर कंप्यूटर। क्या होते हैं, तो जितने भी टाइप के अभी हमने कंप्यूटर पढ़े इनमें सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली होते हैं, सबसे पावरफुल होते हैं, जो बहुत ही टफ टास्क को बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्रता से पूरा कर सकते हैं, और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और सबसे तेज़ काम करते हैं। और सबसे जो महंगे कंप्यूटर हैं वो सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का अब यूज़ क्यों किया जाता है, तो कई क्षेत्रों में सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, जैसे मौसम का अगर पूर्वानुमान लगाना है। इसके अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्रों में भी सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा परमाणु परीक्षण में जो कंप्यूटरीकृत परमाणु परीक्षण होते हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो कई क्षेत्रों में सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है और इनमें एक बार में बहुत सारे व्यक्ति काम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही सुपर कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज़ की जाती है, यहाँ पे मैग्नेटिक बबल्स मेमोरी यानी कि चुंबकीय बबल स्मृति यहाँ पे यूज़ की जाती है, जिसका यूज़ करके हम एक छोटी सी जगह में भी बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कितनी मुख्य इकाई है। तो कंप्यूटर की कितनी मुख्य इकाई है, कंप्यूटर की 4 मुख्य इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली है इनपुट यूनिट यानी कि निवेश इकाई। दूसरी है केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि CPU, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है, जिसे कंप्यूटर के मस्तिष्क भी हम कहते हैं। अगला है निर्गम इकाई यानी कि आउटपुट यूनिट, और नेक्स्ट है बाह्य स्मृति इकाई यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट। तो ये 4 कंप्यूटर की मेन यूनिट्स हैं। इसके बाद बात करते हैं सी ब्रेन क्या है। तो सी ब्रेन क्या है, सी ब्रेन एक वायरस है। वायरस के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। अगर ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है तो कंप्यूटर का जितना भी डाटा है उसको ये नष्ट कर सकता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो कुछ कंप्यूटर वायरस के बारे में अगर हम बात करें तो माइकल एंजेलो, डार्क एवेंजर, फिलिप ब्लडी, चेंज मुंगू, तो ये कुछ वायरसेस हैं। तो सी ब्रेन जो वायरस है, भारत में जो सबसे पहले देखा गया था वो वायरस सी ब्रेन ही था, जो चेन्नई में 1988 में देखा गया था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस भाषा का विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया है। तो प्रोलॉग भाषा का विकास जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यानी कि कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया है। तो प्रोलॉग जो है ये तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है और इसका जो विकास किया गया था 1973 में फ्रांस में इस भाषा का विकास किया गया था। तो कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होने वाली भाषा कौन सी है, प्रोलॉग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो प्रोलॉग भाषा है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका पूरा नाम क्या है यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोलॉग की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्च स्तरीय जो भाषाओं के विकास का श्रेय किस कंपनी को जाता है। उच्च स्तरीय भाषाएं जिनको हम हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, तो इनके जो विकास का श्रेय है वो IBM कंपनी को ही जाता है। तो आज का जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने IBM के बारे में पढ़ा था कि IBM की क्या फुल फॉर्म होती है, तो वही जो IBM कंपनी है इसी के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटोकॉल का क्या अर्थ होता है। तो प्रोटोकॉल जो कंप्यूटर में प्रोटोकॉल का जो अर्थ होता है वो होता है किसी भी कंप्यूटर में विशेष नियमों या मानकों का जो समूह होता है वो प्रोटोकॉल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है IP एड्रेस कितने बिट का होता है। IP एड्रेस के बारे में आपने सुना होगा। तो जो IP एड्रेस होता है ये 32 बिट का होता है। ये 4 संख्याओं का एक समूह होता है जो डॉट के द्वारा अलग अलग भागों में बटा रहता है। जैसे हम किसी IP एड्रेस की बात करें तो इस तरह से 4 संख्याओं का ये समूह होगा और बीच में डॉट के द्वारा ये अलग होगा। इसमें तो पहले की जो 2 संख्याएं होती हैं ये नेटवर्क का पता बताती है। इसके साथ ही इसमें जो पीछे वाली 2 संख्याएं होती है ये नोड एड्रेस को यहाँ पे बताती है। और नोड क्या होता है, ये किसी भी नेटवर्क में कनेक्शन पॉइंट होता है। तो IP एड्रेस कितने बिट का होता है, ये 32 बिट का होता है और साथ ही 4 संख्याओं का एक समूह होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परम क्या है। तो परम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। अभी जब हमने कंप्यूटर के प्रकार पढ़े थे तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर, तो उनमें से ही एक टाइप था सुपर कंप्यूटर। तो परम क्या है, परम एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है BIOS का फुल फॉर्म क्या है। तो बायोस
इसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो रोम में बायोस का यूज़ किया जाता है। कहाँ पे यूज़ किया जाता है? रोम में। तो उसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये थे आज के कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज के सीरीज़ में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।